ये आज का ऐसे का वीडियो क्लास है। और ये लास्ट वीडियो क्लास है ऐसे का। इसके बाद हो सकता है कि हम और एक क्लास लें बाद में, जब आप ऐसे के आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करोगे उस समय हम बीच में भी एक क्लास लेंगे, जिसमें अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, तो वो भी क्लियर होगा उस वीडियो क्लास में। ओके, फिलहाल के लिए लास्ट है। स्टूडेंट्स, जब भी आप ऐसे लिखते हो, रिपोर्ट लिखते हो, आर्गुमेंट लिखते हो, उसमें ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मगर अ, ऐसा नहीं है कि सबसे इम्पोर्टेंट ही ग्रामर है। अगर ग्रामर अच्छी है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ओके, ग्रामर का इम्पोर्टेंस है, और इतना ही इम्पोर्टेंस है ऐसे रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट में। ओके, ग्रामर का इतना ही इम्पोर्टेंस है कि आपकी सेंटेंस में क्लैरिटी रहे। फाइन। अगर आपके सेंटेंस में क्लैरिटी है और ग्रामेटिकल मिस्टेक है, एग्जामिनर तब भी आपको मार्क्स देगा। ये नहीं देखेगा अच्छा आपने ए नहीं लिखा, द नहीं लिखा है, ऑन की जगह इन लिख दिया है, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ऐसे रिपोर्ट और आर्गुमेंट में ऐसा नहीं होता है। ग्रामर का जो सेक्शन है 25 मार्क्स का, उसमें जरूर होता है। फुल स्टॉप भी नहीं दोगे आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, मगर इसमें नहीं होता है। सेंटेंस में क्लैरिटी होनी चाहिए। फाइन। अगर ग्रामर इतनी खराब है सेंटेंस में कि सेंटेंस में क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा आप क्या बोलना चाह रहे हो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फाइन। ओके, आपको ग्रामर में क्या क्या ध्यान रखना है जब आप ऐसे रिपोर्ट या आर्गुमेंट लिखते हो, इसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस होता है। सेंटेंस क्या होता है? उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ओके, मीनिंगफुली जुड़े रहते हैं वो वर्ड्स आपस में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेंटेंस की कि उसमें एक सब्जेक्ट रहेगा और एक वर्ब रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब होना सेंटेंस में बहुत जरूरी है, और लास्ट में फुल स्टॉप, तभी वो सेंटेंस होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स सेंटेंस फ्रेम करते हैं ऐसे के रिपोर्ट के आर्गुमेंट के, मगर वर्ब ही नहीं होता है। और कभी कभी तो फुल स्टॉप भी नहीं होता है, सेंटेंस ही नहीं कंप्लीट होता है। ऐसे कैंडिडेट अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाते हैं, क्योंकि सेंटेंस में क्लैरिटी नहीं होगी। अगर फुल स्टॉप नहीं होगा तो क्लैरिटी नहीं होगी, वर्ब नहीं होगा तो क्लैरिटी नहीं होगी। सपोज मैं लिखती हूँ गवर्नमेंट, ऐसे मैंने लिखा गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड सर्टेन टैक्सेस। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड सर्टेन टैक्सेस। सपोज मैंने ये लिखा, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, द नहीं है। ओके, मगर अगर मैं इसमें से वर्ब भी हटा दूं, द गवर्नमेंट सर्टेन टैक्सेस, तो आप समझ जाए सेंटेंस में क्लैरिटी नहीं आई। मगर अगर ये वाली जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, द नहीं लिखा है, तब भी सेंटेंस में क्लैरिटी आ रही, गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड। मगर अगर वर्ब ही नहीं लिखा है तो फिर सेंटेंस में क्लैरिटी नहीं आएगी। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जैसे मैं इस स्टूडेंट का आपसे मैं शेयर करती हूँ। ये एक स्टूडेंट का है। अब मेरा उससे कांटेक्ट नहीं है। अच्छा बच्चा था, इसको 51 आए थे। ये वर्ब नहीं डालता है अपने सेंटेंस में। देखो, द पुलिस सिस्टम वॉज नहीं लिखा, वॉज फॉर्म बाय द ब्रिटिशर्स। फाइन। आपको लगता होगा कि ये वॉज तो क्या है, अगर नहीं भी लिखा तो चलेगा, फॉर्म तो लिखा है। नहीं स्टूडेंट्स, वर्ब ये वॉज नहीं लिखा ना, सेंटेंस में मीनिंग नहीं है। द पुलिस सिस्टम फॉर्म बाय द ब्रिटिशर, इसका मतलब हुआ, सपोज वॉज उसने नहीं लिखा और मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ, पुलिस सिस्टम फॉर्म बाय द ब्रिटिशर्स, तो ऐसा लगता है कि पुलिस सिस्टम ने फॉर्म किया। इसका मीनिंग ये निकल रहा, पुलिस सिस्टम ने फॉर्म किया। अगर वॉज लगा दे तो इसका मतलब है पुलिस सिस्टम को फॉर्म किया गया। अंडरस्टूड? इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है वॉज होने से और वॉज नहीं होने से। तो ये जो कैंडिडेट था, ये वर्ब नहीं मेंशन करता था। अब देख लो, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इसके पूरे ऐसे में, और मैं हमेशा से उसको यही बोलती थी कि वर्ब मेंशन करो। अब देखो यहाँ पर इज ही नहीं है, अनदर रीजन दैट, तो सही नहीं रहता है, सेंटेंस में क्लैरिटी नहीं आती है। ओके, चलिए। तो वर्ब हमेशा रखना सेंटेंस में, और जिसको ग्रामर की नॉलेज है वो वर्ब के बिना सेंटेंस फ्रेम ही नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं फ्रेम करना, कभी भी नहीं।
ओके। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हो तो पहले तो क्वेश्चन फ्रेम करोगे, ओके, उसमें वर्ड्स कंज्यूम होंगे, और फिर आप उसके आंसर दोगे, उसमें वर्ड्स कंज्यूम होंगे, तो सीधे से आंसर ही दे दो ना, क्यों इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, सॉरी, ये वाला एक स्टूडेंट का एक आंसर स्क्रिप्ट है, इसमें इसने इंटरोगेटिव सेंटेंस में फ्रेम किया हुआ है। अब मुझे दिख नहीं रहा है, मैंने सारा, जस्ट वेट अ सेक, कहीं तो मैंने इसको है ना बोला होगा कि है ना इंटरोगेटिव सेंटेंस में फ्रेम नहीं करना है। आई जस्ट लुक एट दैट फीडबैक। और देखिए इतना पुअरली इसने फोटो खींचा है, आप पता है मेरे को कितनी प्रॉब्लम हुई थी इसको, इसका करने में, कितना डार्क डार्क सा फोटो है। तो थोड़ा सा सेंसिटिविटी होनी चाहिए ना कि भाई टीचर करेक्ट करेगी, इवैल्यूएट करेगी, तो कितना मुश्किल होगा इसको। ओके, लेट मी सी, लेट मी सी। हाँ, डू नॉट फ्रेम इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब देखो इसने फ्रेम किया है, ये रहा, व्हाई एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। क्यों, मतलब फिर उसके बाद आंसर दे रहा है, सिंपल आंसर इज एजुकेशन नॉट merely गिव्स अस डिग्री। क्यों आप इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो, मत फ्रेम करो ना, आप रिपोर्ट, ऐसे, आर्गुमेंट, कहीं पे भी, आप प्रेसी में भी मत फ्रेम करो, कहीं पे भी इंटरोगेटिव सेंटेंस मत फ्रेम करो, आपके वर्ड्स कंज्यूम होंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ओके। फिर अवॉइड फ्रेमिंग लॉन्ग सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंसेस फ्रेम मत करो, मैं शुरू से कह रही हूँ, मगर आप लोग फ्रेम करते हो, मत फ्रेम किया करो, जितना लंबा सेंटेंस होगा क्लैरिटी उतनी ही मिसिंग होगी, एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगा। मैं, अगर लॉन्ग सेंटेंस होता है, मैं पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आया, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, फिर से मैं तीसरी बार पढ़ रही हूँ, ये देखने के लिए कहाँ पे फुल स्टॉप लगाया जा सकता है, ओके। तो लॉन्ग सेंटेंस जितना फ्रेम करोगे, तो एग्जामिनर, मैं कर रही हूँ 2 बार 3 बार पढ़ रही हूँ, एग्जामिनर तो दूसरी बार भी नहीं पढ़ेगा, एक बार पढ़ेगा, उसको नहीं समझ में आएगा, वो आगे बढ़ जाएगा, वो क्यों दूसरी बार पढ़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है सेंटेंस ज्यादा लॉन्ग है, तो आप उसको ब्रेक कर दो, है ना, और फुल स्टॉप लगा दो या कंजंक्शन लगा दो। अब जैसे लॉन्ग सेंटेंसेस ये देखिए, एक तो कैपिटल लेटर की प्रॉब्लम है ही, इसमें आप कैपिटल लेटर की प्रॉब्लम देख लीजिए, हर जगह इसमें कैपिटल, और इतना राइटिंग बेकार है कि एकदम हालत खराब हो गई थी मेरी चेक करते करते। एनीवेज, देखिए क्या लिखा है, ये WO, पता नहीं, देखो इतनी गंदी राइटिंग, देखो क्या लिखा है ये सब, कैपिटल लेटर देखो, आज लिखा है H कैपिटल, हायर लिखा है H कैपिटल, ओके। अब मैं इसका लॉन्ग सेंटेंस दिखा रही हूँ, देखो यहाँ पर वो लिखा है, बियॉन्ड सम कल्चर, लाइफस्टाइल चॉइसेस ऑल्सो प्लेज अ रोल इन मेंटल हेल्थ, अब कॉमा दे दिया, अरे भाई फुल स्टॉप दे दो, आप कॉमा में टाइम वेस्ट कर सकते हो, मगर कॉमा की जगह क्या फुल स्टॉप नहीं दे सकते हो, आराम से फुल स्टॉप दो यहाँ। फिर लिखो अकॉर्डिंग टू द सर्वे, अब ये द है, ओके, दोज हु अवॉइड, एनीवेज, ये अब देखो ये रहा लॉन्ग सेंटेंस, यहां से लेकर शुरू हो रहा है ये सेंटेंस, चलता जा रहा है, यहाँ, अरे पता नहीं, एंड लिखा है, इमेजिन, होम एज वेल एज इन पब्लिक एंड लिख के मैंने कुछ नहीं, एंड से सेंटेंस थोड़ी खत्म होगा, एंड लिखा, उसके बाद पैरा चेंज कर दिया, मतलब जो इवेलुएट कर रहा है उसकी क्या हालत हो, मेंटल टॉर्चर हो रहा है, इमेजिन इतना लंबा सेंटेंस, मेरी बहुत हालत खराब हो गई थी चेक करते हुए, ओके। तो प्लीज आप एग्जामिनर को टॉर्चर मत करो, इरिटेट मत करो, फ्रस्ट्रेट मत करो इस तरह से सेंटेंसेस फ्रेम करके, कंटेंट तो बात की बात है, सबसे पहले तो राइटिंग को सही रखो, राइटिंग को सही रखो, ओके। फिर उसके बाद स्मॉल सेंटेंसेस फ्रेम करो, फुल स्टॉप दो, फाइन, उसके बाद कंटेंट में आएंगे ना, एग्जामिनर सिर्फ पढ़ने को, उसको समझ में आएगा कि हाँ ये पढ़ने लायक राइटिंग है, फिर तो उसको समझ में आएगा आपने क्या कंटेंट दिया है, फाइन। तो फिर अब ये वाली जो चीज है, लेट्स, है ना, लेट्स बिगिन,
लेट्स लुक इनटू दिस, एज फॉलोज, ये सारी चीजें ना, एज फॉलोज तो रीडिंग कॉम्पिटिशन में चलेगी, मगर ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट में ये एज फॉलोज नहीं लिख सकते, लेट्स बिगिन नहीं लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से किसी ने लिखा हुआ है, इसने लिखा हुआ है। ओके, तो बहुत सारा लिखा हुआ है, बहुत जगह लिखा हुआ है, मैं एक दो जगह दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखो, लेट्स सी, पता है ये क्यों मना करती हूँ? क्योंकि अगर आप लेट्स लिखते हो तो लेट्स का मतलब होता है लेट अस, और अस का मतलब क्या है? मैं, जो लिखा है, मैंने जो लिखा है, और जो पढ़ रहा है। ओके, सिर्फ दो ही तो इन्वॉल्व है। आंसर स्क्रिप्ट में सिर्फ दो ही पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, जो लिख रहा है और जो पढ़ रहा है। ओके, यानी एग्जामिनर और आप। तो अस में एग्जामिनर आप आ गए, यानी दोनों मिल के देखेंगे कि क्या होने वाला है। वर्ल्ड्स व्यू टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ कैश, ये देखेंगे। एग्जामिनर क्यों देखेगा भाई? आपको स्कोर मिलना है, आपको टास्क दिया गया है, वो क्यों देखेगा? तो ये लेट्स अस बहुत इनफॉर्मल है, कभी भी यूज नहीं करना, हालांकि इसने बहुत लेजरली यूज किया है इस बच्चे ने। ओके, आप लोगों को नहीं यूज करना है। आगे देखते हैं। अब हो गया, हम ना सेंटेंस समझ में आ गया, सेंटेंस क्या होता है। अब हम पैराग्राफ में आते हैं। पैराग्राफ क्या होता है? हमेशा याद रखना, पैराग्राफ में कम से कम दो सेंटेंसेस होते हैं। ओके, एक सेंटेंस का पैराग्राफ नहीं होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स बात बात पे पैराग्राफ चेंज करते हैं, एक लाइन लिखा, पैरा चेंज कर दिया। बहुत मैंने ऐसे देखा हुआ है, एकदम छोटे छोटे पैराग्राफ, एक एक सेंटेंस के पैराग्राफ। अरे कम से कम दो सेंटेंसेस रखो पैराग्राफ में, ये भी मैं कई बार बता चुकी हूँ। ओके, तो पहली तो चीज यही है कि एक सेंटेंस में कम से कम दो पैराग्राफ होते हैं। अम, आएगा ऐसा, एक मेरे पास एग्जांपल भी है एक स्टूडेंट का, जिसने कंक्लूजन में सिर्फ एक लाइन लिखा है, और उसके लिए वो पैराग्राफ नहीं है, वो मिलेगा मुझे कहीं ना कहीं मिलेगा। ओके, और एक परफेक्ट पैराग्राफ कब होता है? जब उस परफेक्ट पैराग्राफ में सिर्फ एक ही आइडिया होता है, एक ही सिंगल इवेंट के बारे में बताया जाता है, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। जब वो सिंगल इवेंट के बारे में बताया जा रहा है तो उसमें और कोई इवेंट नहीं इंसर्ट किया जाता है। ओके, तो जब आप एकदम ऑर्गेनाइज वे में एक ही इवेंट के बारे में बता रहे हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी, सम सोशल सिक्योरिटी इज द ह्यूमन राइट, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया था ना, हमने डिस्कस भी किया था। तो उसमें मैंने पुअर कम्युनिटी के बारे में बताया, एलजीबीटीक्यू के बारे में बताया, और जो स्टेटलेस इंडिविजुअल्स है उनके बारे में बताया। तो जब मैं एक पैराग्राफ मैंने स्टेटलेस इंडिविजुअल्स के बारे में जब मैं डिवोट कर रही हूँ, तो उसमें मैं और कुछ नहीं लेकर आ रही, मैं पुअर पीपल नहीं लेकर आ रही हूँ। ओके, तो वो एक परफेक्ट पैराग्राफ हो जाता है। फाइन। और लॉन्ग पैराग्राफ मत करना। वो मुझे कम देखने को मिलता है स्टूडेंट्स में, लॉन्ग पैराग्राफ बहुत कम देखने को मिलता है, मगर शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ, एक एक लाइन का पैराग्राफ बहुत स्टूडेंट्स इस तरह से बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस स्टाइल, सिंप्लिसिटी। सादगी में शक्ति होती है, सिंप्लिसिटी इज अ साइन ऑफ जीनियस। जो जितना सिंपल होगा ना, उस पर्सन में ना उतनी गहराई होती है। तो जब आप अपने कंटेंट में सिंप्लिसिटी लेकर आओगे, लैंग्वेज के विद रिगार्ड टू लैंग्वेज में कह रही हूँ, आप याद रखना, आपके कंटेंट में ना गहराई भी उतनी होगी। जहां पे शोबाजी शुरू हो जाती है ना, आप समझ जाओ फिर उसमें गहराई नहीं होती है। अंडरस्टूड? तो ना आप हमेशा ये अपने पूरे में, आपके पूरे जिंदगी का जो आपका सफर रहेगा ना, उसमें भी ये चीज ध्यान रखना। जहां शोबाजी हो गई ना, तो वहां पे सिर्फ सुपरफिशियलिटी और आर्टिफिशियलिटी रहेगी। तो हमेशा सिंपल रहो, अपने बोलने के अंदाज में, अपने पहनने के अंदाज में, और अपने लिखने के अंदाज में। ओके, हमेशा प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड इंग्लिश लिखोगे, फैंसीफुल हेफ्टी टर्म्स ये सब मत लिखना। एक स्टूडेंट था संजीव, लास्ट बैच में था मेरे, अच्छा बच्चा था, मगर इंग्लिश में इतना शोबाजी करता था। मैंने कहा या तो इंग्लिश झाड़ लो, या तो कंटेंट दे दो, दोनों में से कोई एक ही काम होगा, अब बताओ क्या करना है ना? शोबाजी करना है तो फिर कोई मतलब नहीं है मेरा इवैल्यूएशन करने का। उसने अपने जो उसका टेंडेंसी था इंग्लिश झाड़ने का, उसने बहुत कंट्रोल किया, और बहुत अच्छे से फिर वो लिखने लगा, हालांकि उसका क्लियर नहीं हुआ, मगर फिर भी उसका जो
उसको एक बात समझ में आ गई कि अगर मुझे मुझे ना सिर्फ क्वेश्चन के डिमांड को पूरा करना है, मुझे इंग्लिश नहीं जानना है, मुझे क्वेश्चन के कोर इशू को एड्रेस करना है। ओके, तो ये सब काम मत करना। और जब एग्जामिनर है ना ये सब शोबाजी देखेगा ना, तो वो स्किप कर देगा, वो उस लाइन को स्किप कर देगा। इसलिए ना एग्जामिनर को अनॉय मत करो अपना फ्लॉन्टिंग राइटिंग स्टाइल से। ओके, फ्लॉन्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी है मेरे पास, मिल जाएगा। जैसे ये वाला देखो, शायद इसमें उसने फ्लॉन्ट किया है या किसमें किया है, लेट्स से इसमें भी किया हो सकता है। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता चल रहा है। जीरो पंचुएशन। कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, भाड़ में जाए फुल स्टॉप, भाड़ में जाए कॉमा, कैपिटल लेटर, सब कुछ भाड़ में जाए, हमें तो बस लिखना है। ठीक है, मुझे मेरी सिस्टर और मैं, हम लोग दूर दूर रहते थे। ठीक है, वो कोलकाता रहती थी और मैं दिल्ली रहती थी, तो हम लोग ईमेल्स एक्सचेंज करते थे। उस समय उतना मोबाइल फोन का चलन नहीं था, ईमेल्स एक्सचेंज करते थे। वो उसका काम क्या था, सिंपली टाइप करते रहना। वो कभी भी फुल स्टॉप कॉमा कैपिटल लेटर कुछ भी नहीं। वो लंबे लंबे लेटर्स लिखती थी, ईमेल होता था, मैं स्क्रीन में पढ़ रही हूँ, उसमें कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई कैपिटल लेटर नहीं। एक टाइम ऐसा आया, पहले तो मैं बहुत आंख गड़ा गड़ा के स्ट्रेन लेकर पढ़ती थी और समझती थी भाई कहाँ फुल स्टॉप आ सकता है जिससे मैं थोड़ा पॉज लूं और फिर आगे बढ़ूं। मगर बाद में मैंने उसको बोल ही दिया, छोड़ ही दो, मत करो मेल, रहने दो। मतलब इतना भी ये नहीं होता है कि पेन लेना कि फुल स्टॉप अच्छा यहाँ पे पुट कर दो ताकि थोड़ा सांस ले इंसान और फिर आगे बढ़े। कुछ नहीं समझ में आता। आप एक ना एक्सपेरिमेंट करना, चैट जीपीटी में जाकर आप लिखना कि एक पूरा का पूरा 100 वर्ड्स का सेंटेंस लिखने के लिए उसको बोलना, पैराग्राफ, विदाउट पुटिंग फुल स्टॉप, विदाउट पुटिंग एनी पंक्चुएशन मार्क, और फिर आप उसको पढ़ के देखना, आपको पता चलेगा नहीं समझ में आता है। ठीक, तो ऐसे पेनफुल सिचुएशन में आप एग्जामिनर को मत डालो। जहां जरूरत है वहां पे फुल स्टॉप डालो, ताकि एग्जामिनर को थोड़ा सा पॉज मिले। उस पॉज में वो पिछले कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का पॉज मिलता है, उसमें वो पिछले सेंटेंस को समझता है, सेकंड जो आने वाला सेंटेंस है उससे वो कनेक्ट करता है। वो पॉज बहुत जरूरी है। ओके, एक और टेंडेंसी होती है कैंडिडेट की स्क्वीज करने की। एक ही पैराग्राफ में या एक ही सेंटेंस में बहुत डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को स्क्वीज कर देते हैं। ओके, सपोज एक ही सेंटेंस में मैं पुअर पीपल के बारे में बता रही हूँ, एलजीबीटीक्यू के बारे में बता रही हूँ, स्टेटलेस इंडिविजुअल्स के बारे में, एक ही सेंटेंस में। आप बताओ कि एक तो लंबा सेंटेंस होगा, कुछ नहीं समझ में ना आ रहा है, तो आप इतना शैबी मेसी इनकॉम्प्रिहेंसिबल सेंटेंस या पैराग्राफ मत लिखना। ओके, अब हम लिंकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस में हम आएंगे। इसके पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को दिखा देती हूँ, शेयर कर देती हूँ, बच्चों की जो मिस्टेक्स है वो मैं शेयर करती हूँ। जैसे ये एक स्टूडेंट का है, देखिए, इंक्लूसिव जुडिशरी अपहोल्ड्स प्लूरलिज्म इन इंडिया। इसका कोई मतलब बता सकता है मुझे? मतलब मैम किसका? ये क्वेश्चन का। मैम इंक्लूसिव जुडिशरी अपहोल्ड्स प्लूरलिज्म मतलब, मैम जो जुडिशरी जो है ना, जो तीनों स्ट्रक्चर में है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और हाई कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हम्म। पता नहीं इंक्लूसिव में उसमें क्या हो सकता है, मतलब। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, आप लोग क्या ऐसे ही फिर से पढ़ने लग गए ऊपर ऊपर? नहीं, नहीं पढ़ना। एक तो इंडिया में आई कैपिटल करो बच्चे। सबसे पहला टर्म है इंक्लूसिव, दूसरा टर्म है जुडिशरी, तीसरा टर्म है प्लूरलिज्म, और इंडिया को छोड़ दो। ठीक है, इंक्लूसिव जुडिशरी प्लूरलिज्म। जुडिशरी का मतलब सबको पता है, तो ये कोई भारी भरकम टर्म नहीं है। मुझे बताओ इंक्लूसिव का मतलब क्या है। इस तरह से मैम आपको स्टेप है। एकत्रित। हाँ बताओ। इंक्लूसिव मतलब इकट्ठा, एकत्रित। नहीं, अच्छा। स्टूडेंट्स ये टर्म है ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंक्लूसिव सोसाइटी, इंक्लूसिव जुडिशरी, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। मैम इंक्लूसिव जुडिशरी मीन्स मैम जैसे कि सारे अ, हर हर हाँ, जैसे मैम जिसमें हम गवर्नमेंट के, हाँ बोलो। सबके आवाज गायब हो गई। मैम जिसमें सबकी प्रेजेंस हो inclusive सबकी means, प्रेजेंस, अब सब कौन है? मेगा बताओ, सब कौन है? मैम male, ओके, आपकी आवाज कट रही है, मगर आपको समझ में आ गया इंक्लूसिव जुड़ी। सबका प्रेजेंस का मतलब है, सब मतलब कौन? मेल, जेंडर वाइज मेल फीमेल, कास्ट वाइज एससी हो, एसटी हो, हर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन हो, और हर रिलीजन का रिप्रेजेंटेशन हो जुडिशरी में। ओके, अगर हम इंक्लूसिव जुडिशरी बोल रहे हैं तो इसका मतलब यही होता है कि हर कास्ट का, हर रिलीजन का, हर सेक्शन का, हर रीजन का रिप्रेजेंटेशन अगर जुडिशरी में हो रहा है तो वो इंक्लूसिव जुडिशरी हो जाता है। ओके। अब प्लूरलिज्म का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी। तो आजकल डाइवर्सिटी यूज नहीं किया जाता, टर्म प्लूरलिज्म यूज किया जाता है। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंक्लूसिव जुडिशरी प्लूरलिज्म को, इंडिया में प्लूरलिज्म को अपहोल्ड करता है, रिटेन करता है, सस्टेन करता है, मेंटेन करता है, यही बोल रहा है। अब इसमें आप लोगों को स्पेसिफिक कंपोनेंट और जनरल कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है। बताइए। एनीबॉडी? इसमें किसके बारे में सबसे ज्यादा बात करोगे? मैम जुडिशरी। ओनली जुडिशरी? मैम प्लूरलिज्म के बारे में। इंक्लूसिव जुडिशरी। अरे भाई, आपको, यस, yes, Akash, without discrimination. Divyanshu, inclusive judiciary, specific component, pluralism in India, general component. बेसिकली आपको ये देखना है किसके बारे में आप इंडिपेंडेंटली बात कर सकते हो। तो आप प्लूरलिज्म के बारे में इंडिपेंडेंटली बात कर सकते हो, मगर जैसे आप इंक्लूसिव जुडिशरी के बारे में बताओगे तो इंक्लूसिव जुडिशरी का पर्पस क्या है, उसके अंदर भी प्लूरलिज्म आ जाएगा। इंक्लूसिव जुडिशरी अगर हम बोलेंगे तो इसके अंदर अपने आप प्लूरलिज्म आ ही जाएगा। जो चीज इंक्लूसिव होगी वो प्लूरलिस्टिक होगी ही होगी। राइट? तो दिस इज स्पेसिफिक कंपोनेंट एंड दिस इज जनरल कंपोनेंट। फाइन। तो अगर मुझे ऐसे लिखना होता तो मैं क्या करती, प्लूरलिज्म के बारे में पहले ही लिख ला के काम खत्म करती, ताकि इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत ना पड़े और मेरा मेन बॉडी में मैं इसी के बारे में बताऊं। हाँ, इसको मैं बार बार हाईलाइट करूं ताकि मेरे दोनों का कनेक्शन बिल्डअप रहे। ओके, फाइन। तो अब देखिए, मैंने हमेशा से कहा आपका जो एस्से का कंटेंट है वो स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए, तो सेंटेंस टू सेंटेंस कनेक्टिविटी, पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी होना चाहिए। अब इसने शुरू किया, इन इंडिया पीपल ऑफ डिफरेंट बिलीफ बैकग्राउंड लाइफस्टाइल कैन को एग्जिस्ट इन द सेम सोसाइटी एंड पार्टिसिपेट इक्वली इन नेशंस डेवलपमेंट। ओके, नेशंस डेवलपमेंट। अब इसने अपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी समझ में आ रहा है। ओके, तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक इज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, मगर इसकी वजह से आपके मार्क्स लोअर डाउन नहीं होंगे। ओके, अच्छा, अब क्या लिखा है? पार्टिसिपेट इक्वली इन नेशंस डेवलपमेंट एंड जुडिशरी इज द बैकबोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। क्या कनेक्शन है? मतलब सीधे नेशन डेवलपमेंट और सीधे जम कर गया जुडिशरी में, कोई कनेक्शन ही नहीं रहा दोनों सेंटेंस के बीच में। अब इसने क्या किया? पैराग्राफ को चेंज कर दिया, मगर ये पैराग्राफ और इस पैराग्राफ में भी कोई कनेक्शन नहीं है। एंड जुडिशरी इज द बैकबोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इन सबरीमाला टेम्पल के सुप्रीम कोर्ट पुट एन एंड टू सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन अलाउ एंट्री ऑफ वुमेन इन सबरीमाला टेम्पल। ठीक है, सबरीमाला टेम्पल का केस ऐसा हुआ था कि इसमें विमेन का एंट्री बंद हो गया था। ठीक है, तो फिर मैंने इसको काट दिया। मैंने कहा कि आप पहले तो इस क्वेश्चन को एड्रेस करो ना, उसके बाद आप ये सारी चीजें लिखोगे। तो फिर मैंने यहाँ पर लिखा, इंक्लूसिवनेस ऑफ जुडिशरी इज एविडेंट इन सबरीमाला टेम्पल केस। तो मुझे इस टर्म को तो लेकर आना पड़ेगा ना। ये टर्म कहाँ, अगर हम ये टर्म को नहीं लेकर आएंगे तो क्वेश्चन को हम डायरेक्टली एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे लिखा, इंक्लूसिवनेस ऑफ जुडिशरी इज एविडेंट इन सबरीमाला टेम्पल केस व्हेन इट अलाउड द एंट्री ऑफ वुमेन। खत्म। फिर एक अदर केस, एक और केस देखो, इसका कंटेंट है, मगर इसका कंटेंट जो है वो क्वेश्चन को डायरेक्टली हिट नहीं कर रहा है, डायरेक्टली हिट मैं कर रही हूँ इस तरह से।
टर्म को मेंशन करके। फिर अनदर केस सुप्रीम कोर्ट लिफ्ट बैन फ्रॉम ये इवेंट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में इंक्लूसिवनेस दिख रहा है, ये इस पैराग्राफ से बताना चाहता है। ओके, उसके डिसीजन में, उसके वर्डिक्ट में, सबरीमाला का जो टेम्पल का वर्डिक्ट दिया, ठीक है, यहाँ पर एक वर्डिक्ट दिया है, कहाँ गया, हम्म, हाँ, जलिका इवेंट का वर्डिक्ट दिया है, तो उससे पता चलता है इंक्लूसिवनेस है जुडिशरी का। ओके, फिर यहाँ पर इसने लिखा इंक्लूसिव जुडिशरी लेफ्ट द वीकर सेक्शन सुप्रीम कोर्ट इन नालसा जजमेंट रिकॉग्नाइज। फिर ट्रांसजेंडर का जो वर्डिक्ट दिया है उसमें जुडिशरी का इंक्लूसिवनेस दिखता है। ओके, तो इसके पास पूरा कंटेंट है, क्वेश्चन को डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा। आप देखो इसका डेविएशन कहाँ हो रहा है। अब देखो मैं कैसे हिट कर रही हूँ क्वेश्चन को, ये हिट नहीं कर रहा है, मगर मैंने इसको ये वाला लाइन देखकर बोल रही हूँ आप क्वेश्चन को हिट करो, मतलब क्वेश्चन को एड्रेस करो। दिस वर्डिक्ट affirms that justice is accentuated to all, thereby reinforcing pluralism in India। ठीक है, तो प्लूरलिज्म भी आ गया, क्वेश्चन को भी डायरेक्ट हिट कर दिया। फाइन, अब यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट का एक और चीज लिख रहा है जिसमें सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं किया, मगर इट इज नॉट रिक्वायर्ड। एकदम ये क्वेश्चन से पूरा डेविएटेड है, आपको ये लिखना ही नहीं था। फिर अभी भी ये वर्डिक्ट के बारे में बता रहा है, अब यहाँ पर विमेन के बारे में बता रहा है, विमेन के, ठीक है, कि जो विमेन ऑफिसर्स है दे आर ग्रांटेड परमानेंट कमीशन एज वेल एज कमांडिंग पोजीशन, ये सब सारा है। तो ये वाला जब आप विमेन के बारे में इस पैराग्राफ में बता रहे थे, सबरीमाला टेम्पल का विमेन के बारे में बता रहे थे, तो ये वाला उधर ही पर लेकर चले जाते, फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में लेकर चले जाते, है ना। तो इसलिए मैंने लिखा सेकंड पैरा से आप विमेन वाला ये सारा एक साथ उधर पे लेकर चले जाओ, डिसऑर्गेनाइज लग रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ में भी विमेन और सेकंड, सॉरी, फर्स्ट पेज में विमेन फिर सेकंड पेज में विमेन, ऐसे नहीं करना है। ओके, अब ये वर्डिक्ट में इंक्लूसिवनेस दिखाया, अब ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इतना परसेंट, सुप्रीम कोर्ट में इतना परसेंट क्या है, डिपार्टमेंट जस्टिस रिपोर्ट दैट ओनली 4.1% सुप्रीम और 13 इन हाई कोर्ट जजेस आर विमेन। ओके, तो अब उस कोर्ट में विमेन का रिप्रेजेंटेशन के बारे में बता रहा है। फाइन, तो ये भी बहुत सही है, एकदम रेलिवेंट कंटेंट है। फाइन, ओके, अब देखिए मैंने क्या बोला, पैराग्राफ में कम से कम 2 सेंटेंसेस होते हैं, इसने कितना सेंटेंस दिया है, एक ही सेंटेंस दिया है। इंक्लूसिव जुडिशरी प्रोवाइड सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस टू पावरलेस पीपल एंड इनेबल देम टू फुलफिल देयर नीड्स एंड एस्पिरेशन, फुल स्टॉप, खत्म, एक ही सेंटेंस है, ये पैराग्राफ नहीं होता है। ओके, तो मैंने लिखा रिच कंटेंट बट नॉट अ डायरेक्ट हिट टू द क्वेश्चन। फाइन, चलिए ये मैंने आप लोगों को बता दिया। एक चीज हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, अपने पूरे आंसर स्क्रिप्ट में कहीं पर भी किसी भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल लीडर का आपको नाम नहीं देना है, एकदम नहीं दोगे। ओके, अब इसका देखिए इसने क्या किया है, और एक चीज दूसरा, आप किसी भी पॉलिसीज को अननेसेसरी ब्लेम नहीं करोगे। अगर आप ब्लेम कर रहे हो तो आपके पास सॉलिड एविडेंस होना चाहिए। अब ये लिख रहा है ये बच्चा, the system of politics in India is not so good in compared to the developed countries because most of our political leaders are known to be corrupt. Their corrupt practices often come to limelight, however they are seldom punished for the same। मैंने लिखा एविडेंस दो, बहुत एविडेंस है इसका, वो चाहे तो दे सकता था मगर उसने कुछ नहीं दिया। Such a mindset and behavior of a politician is affecting the country adversely. This is hampering the growth and एक होता है ना बस लिख देना, इसका एविडेंस आपको मिल ही जाएगा, और इसका एविडेंस बहुत है। कितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अभी भी स्कैम में फंसे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव का आप एग्जाम्पल दे सकते थे, जो बहुत पॉपुलर है, कुछ भी नहीं याद आ रहा आप उसी का आप एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। फिर इसमें भी एविडेंस, the common man of the country is suffering the most due to the corrupt Indian politics. On the other hand, the ministers are misusing their power and position to further their interest. Evidence कहाँ है? फिर लिखा how huge amount of tax is being levied on general public। इसका ना ग्रामर अच्छा है, आपको पता है, इस बच्चे का ग्रामर बहुत अच्छा है। ये है ना, फुल स्टॉप पुट करना, कैपिटल लेटर का मिस्टेक नहीं करना, ये सब बिल्कुल नहीं कर रहा है।
बहुत अच्छी ग्रामर है, बहुत सिंपल इंग्लिश है, सब कुछ अच्छा है, मगर वो एक सिंपल प्लेन लिख रहा है, स्ट्रेट लिख रहा है, बिना कोई एविडेंस के। ओके। ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स इज बीइंग लेविड ऑन द, कितना टैक्स? करप्ट पॉलिटिशियंस आर फिलिंग देयर बैंक्स, कितनी बड़ी बात लिख दी, फिलिंग देयर बैंक्स, एविडेंस कहाँ है? फिर our leaders make numerous promises to the general public before coming to power but forget about the same as they gain power. No evidence. English is good, no doubt. मगर इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे इसको। तो मैंने लिखा स्वीपिंग जनरलाइजेशन विदाउट एविडेंस। ये बच्चा चाहे तो बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है, अब मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता। फाइन। अब नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन, नक्सलवाद भारत के लिए एक चुनौती, हिंदी में है, हिंदी हम सबको आती है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कंटेंट होना चाहिए, कोई भी मुझे बताएगा इसमें क्या कंटेंट होना चाहिए? अगर आप लोग इस पे लिखते हो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन का मतलब क्या है। स्टेप बाय स्टेप चलना, तोड़ो क्वेश्चन को, जनरल कॉम्पोनेंट स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट बताओ। मैम जनरल कंपोनेंट हो गया नक्सलिज्म, एंड स्पेसिफिक कंपोनेंट है थ्रेट, मतलब चैलेंजेस टू इंडिया, हम्म, चैलेंज टू इंडिया। ठीक है। यानी आपको बेसिकली इसमें चैलेंज के बारे में बताना है ना? यस मैम। ओके, सब मानते हैं ना, चैलेंज के बारे में बताना है, ये स्पेसिफिक कंपोनेंट है, ठीक है। अब देखो इस बच्चे ने क्या किया है, ये पता है, मैं मुझे मुश्किल से सिर्फ 2 मिनट लगा था इवैल्यूएट करने में। यहाँ पर ये बता रहा है आज नक्सलवाद कई राज्यों में अपना पैर फंसा चुका है, जहाँ ये भारत की सुरक्षा को लेकर गंभीर चर्चा का विषय बन चुका है। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है छत्तीसगढ़ ये, और आम लोग इस नक्सलवाद से बहुत परेशान हो चुके हैं। अब ये हक की लड़ाई ना होके अपनी जो भी अपना व्यापार, अपने एकाधिकार की लड़ाई है, जो अपने मार्ग से जो भी है ना। बस ये वाला एक लाइन इसने नॉर्मल सा लिख दिया। अब देखो इसने क्या गड़बड़ किया है, चुनौती के बारे में लिखना था ना कि सरकार के लिए कैसी चुनौतीपूर्ण है। ओके। सोल्यूशन, ये चैलेंज के बारे में बताएगा तब तो सोल्यूशन पे आएगा। ये पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है प्रॉब्लम पर, कि सरकार के लिए नक्सलाइट्स किस तरह से प्रॉब्लम बने हुए हैं, ये सोल्यूशन के बारे में बता रहा है। यहाँ पर सोल्यूशन, यहाँ सोल्यूशन, इधर सोल्यूशन, ये सोल्यूशन। और फिर मैंने आपको बोला था ना कि कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसे क्वेश्चन का कोर इशू, स्पेसिफिक कंपोनेंट एकदम लास्ट में बताते हैं, और इसके पहले सारा जनरल कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये ऐसा ही बच्चा है। अब देखो ये रहा, थोड़ा सा बताया, जैसे कि माननीय मनमोहन सिंह जी ने। अब देखो सबसे पहली चीज है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं लेना, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, देख लो, अब खतरा के बारे में इसने यहाँ पे बताया है, मगर क्या खतरा है ये नहीं बताया, सिंपली मेंशन कर दिया है। इसका मतलब है इस बच्चे ने क्वेश्चन समझा ही नहीं है। मुझे अभी मिला है, 2 दिन पहले इसको मैंने इवेलुएट किया है। आपको समझ में आ रहा है ना? तो ऐसी गलती कभी भी मत करना, एग्जामिनर ढूंढते रह जाएगा कहां पर आपने कोर इशू को एड्रेस किया है। फिर इसने लिखा गृह मंत्री अमित शाह, क्यों लिखा है भाई? अमित शाह, ये शाह, वो शाह, कोई पॉलिटिकल लीडर का नाम मत दो। जीरो टॉलरेंस नीति, अब जीरो टॉलरेंस नीति ये भी इस सोल्यूशन में आ गया है डियर। यानी अगर देखा जाए पूरे अपने कंटेंट में इसने ऐसे क्वेश्चन को एड्रेस ही नहीं किया है। अब फिर उसके बाद कंक्लूजन में बाबा साहब ने कहा, आहा, आप किसने क्या कहा, आपको जो भी बोलना आप इंट्रो में बोलो, कंक्लूजन में आपको अपना व्यू पॉइंट देना है। ओके। तो बेसिकली ये क्या है, सोल्यूशन बेस्ड कंटेंट है। और कैसा क्वेश्चन है? प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। आपको सोल्यूशन देना है, ये मैं मना नहीं कर रही हूँ,
मगर सबसे पहले आपको पूरा प्रॉब्लम के बारे में बताना है, खतरा कैसे है। फिर कंक्लूजन के पहले वाला जो पैराग्राफ है ना, उसमें एक पैराग्राफ आपको सोल्यूशन पे देना है। अंडरस्टूड? तो ये इस तरह से अननोइंगली स्टूडेंट्स अपने कंटेंट से डेविएट हो जाते हैं। तो ये काम नहीं करोगे स्टूडेंट्स, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये एक और बच्चे का है, फ्रीबीज ड्यूरिंग इलेक्शन, जेनेसिस एंड इम्पैक्ट। ये मेरा ही क्वेश्चन था। अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अच्छा, इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा स्पेसिफिक कंपोनेंट और जनरल कंपोनेंट। पहले ये बता दीजिए कौन सा स्पेसिफिक कंपोनेंट है, कौन सा जनरल कंपोनेंट। मैम फ्रीबीज जो है वो जनरल कंपोनेंट है और इलेक्शन जो है स्पेसिफिक कंपोनेंट है। नहीं 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 नहीं, मतलब दोनों ही जनरल कंपोनेंट है, फ्रीबीज और इलेक्शन। स्पेसिफिक है इम्पैक्ट, और जेनेसिस, जेनेसिस। ठीक है, इसके बारे में बताना है। फाइन। और इसे शुरू कैसे किया है? The Supreme Court in S. Subramaniam Balaji government case held that unrealistic poll promises and freebies are serious issues that disturb the level playing field in election. इसने ना शुरुआत ही इम्पैक्ट से कर दिया, और इम्पैक्ट स्पेसिफिक कंपोनेंट, शुरुआत ही इम्पैक्ट से कर दिया। अब आप सोच लो। तो मैंने क्या, एक्सपोज द क्वेश्चन। कभी भी इंट्रो के लाइन में एटलीस्ट फर्स्ट लाइन में, इसका फर्स्ट लाइन है, इसने ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज कर दिया, स्पेसिफिक कंपोनेंट को एक्सपोज कर दिया। जबकि ये ऐसा कर सकता था कि शुरुआत वो इलेक्शन से कर सकता था, डेमोक्रेसी से शुरुआत कर सकता है, डेमोक्रेसी को इलेक्शन से कनेक्ट करके फिर फ्रीबीज में आता। इंट्रोडक्टरी पैरा खत्म, सेकेंड पैरा से वो जेनेसिस में आता। और इसका आपको आंसर मिलेगा, आपकी बुक में है इस क्वेश्चन का आंसर, जहां तक मुझे याद है। ओके, तो मैंने लिखा व्हाई हैव यू एक्सपोज ऐसे क्वेश्चन इन द इंट्रो। तो गड़बड़ वाली बात हो गई ना। अब देखिए क्या किया है। Irrational freebies from public fund before election unduly influences voters. कैसे वोटर्स को इन्फ्लुएंस करता बताओ? डिस्टर्ब्स लेवल प्लेइंग फील्ड। अब डिस्टर्ब्स लेवल प्लेइंग फील्ड, तो ये रेपिटेशन है। यहां पर भी एक्सप्लेन नहीं किया और इधर पे भी एक्सप्लेन नहीं किया। फिर मैंने पूछा हाउ, फिर विशिएट्स द पॉलिसी प्योरिटी ऑफ द पोल प्रोसेस, कैसे, नहीं एक्सप्लेन किया। मोर ओवर इट इज अ जनरल टेंडेंसी टू यूज थिंग्स इन एक्सेस व्हेन इट इज प्रोवाइडेड फॉर फ्री। हाँ, कोई मतलब नहीं है ये सबका। फिर ऑफरिंग फ्रीबीज अल्टीमेटली हैज एन इम्पैक्ट ऑन पब्लिक एक्सचेकर, कैसे, irrelevant. There are some examples which show that some expenditure outlay do have overall benefits such as public some expenditure outlay। ये क्या है, ये बताएंगे क्या है ये? मुझे नहीं समझ में आया क्या है। तो मैंने कहा आप फ्रीबीज के बारे में नहीं बात कर रहे हो, अब किसके बारे में बात कर रहे हो मुझे नहीं पता, ठीक है। फिर अब देखिए किस तरह से डेबिटेड कंटेंट लिख सकते हैं। आर्टिकल 38, इतना ऑफ द डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी एंटर्स द स्टेट टू फ्रेम वेरियस वेलफेयर मेजर्स फॉर द सिटीजंस। ये इररेलेवेंट है। जो एक तो फ्रीबीज को वेलफेयर मेजर अगर हम लोग मान भी लेते हैं, सपोज मान भी लेते हैं, तो इसका जेनेसिस में आप इसको लिख सकते थे। तो मगर अगर लिखना था ना, तो फिर आप फर्स्ट पैराग्राफ में लिखते, जब आप सॉरी सेकंड पैराग्राफ में लिखते जब आप जेनेसिस के बारे में बता रहे थे। यहां पर लिखना तो पूरा का पूरा इररेलेवेंट है। ओके, अब ये कंक्लूड कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया हुआ है, ध्यान से सुनिए। इंट्रोडक्शन में जनरल कंपोनेंट के बारे में बात करोगे, सेकेंड पैरा से आप स्पेसिफिक कंपोनेंट के बारे में बात कर सकते करोगे, करना चाहिए। अगर आपको लगता है इंट्रोडक्शन में भी मुझे स्पेसिफिक कंपोनेंट के बारे में जिक्र करना है, तो आप करो, मगर इंट्रोडक्टरी लाइन में मत करो, सेकेंड लाइन से शुरू कर दो, इंट्रोडक्शन का सेकेंड लाइन से, तब टॉलरेबल है। ओके, अदरवाइज तो सेकेंड पैरा से आपको शुरू करना है। फाइन। कंक्लूजन में जितने भी ऐसे क्वेश्चन के कंपोनेंट है, सारे कंपोनेंट होने चाहिए, उसका रिलेशनशिप भी बिल्डअप होना चाहिए, और फाइनली एक अपना स्टैंड देना, यही कंक्लूजन हुआ। अब देखो इसका कंक्लूजन, फाइनली देयर इज नथिंग रॉन्ग इन
having a policy-led elaborate social security program. Social security program, ऐसे क्वेश्चन में साफ शब्दों में लिखा है फ्री बीज. ओके, अगर आपको इसको सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम का नाम देना है तो आप इसको पहले क्लैरिफाई करो, ऊपर कहीं पर आपको क्लैरिफाई करना है, तब जाकर आप इसको नाम दे सकते हो कंक्लूजन में. ओके, दैट सीक्स टू हेल्प द पुअर. तो क्या फ्रीबीज सिर्फ पुअर को मिलता है? इसने क्लैरिफाई नहीं किया. फ्रीबीज तो विमेन को भी मिलता है, फ्रीबीज तो स्टूडेंट्स को भी मिलता है. राजस्थान में फ्री में लैपटॉप दिया गया था, ओके, इलेक्शन के पहले. तो बट सच अ प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम नहीं मेंशन किया इसने. नीड्स वेल थॉट आउट प्रिपरेशन एंड टारगेटेड डिलीवरी. गवर्नमेंट ड्यूरिंग दैट टर्म शुड फोकस ऑन इन्वेस्टिंग इन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइफ. कहाँ है फ्रीबीज? कहाँ है? कहीं नहीं. डिसकनेक्टेड कंक्लूजन, डिसकनेक्टेड फ्रॉम क्वेश्चन. ओके, तो ये काम नहीं करोगे स्टूडेंट्स. ये वाला मैंने आपको जिक्र कर दिया था, नो वर्ब वाला है. ये लॉन्ग सेंटेंस, इसके बारे में भी हमने जिक्र कर लिया है. ये कौन सा है? ठीक है, इसके बारे में भी जिक्र कर लिया मैंने. चलो इसके बारे में बात करते हैं. ये वाला क्वेश्चन है, रिड्यूसिंग डिजास्टर रिस्क इनटू हिमालयाज. मुझे सबसे पहले स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट बनाओ और जनरल कॉम्पोनेंट बनाओ. स्पेसिफिक एंड जनरल. मैम स्पेसिफिक इज डिजास्टर रिस्क. देखो, रिड्यूसिंग डिजास्टर, रिड्यूसिंग, चलो एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड्स है. सबसे पहले जनरल कॉम्पोनेंट बताओ कौन सा है. हिमालय और रिस्क अच्छा, जो है, भी और है, डिजास्टर. डिजास्टर भी जनरल कॉम्पोनेंट. तो स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट क्या है? रिड्यूस. करेक्ट. स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट रिड्यूसिंग है. क्या रिड्यूस करना? डिजास्टर रिस्क. ठीक है, अब इस बच्चे ने क्या किया देखो. Why are you giving so much details about the disaster? You have to talk about solution. तो एक्चुअली ये solution based question है और इसका कंटेंट है प्रॉब्लम बेस्ड. इसने पूरा क्या क्या डिजास्टर हिमालय में हुआ है, क्या क्या हो सकता है, सारा बता रहा है. हिमालयस क्या होता है ये भी बता रहा है. मगर जो सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसका सोल्यूशन बेस्ड कंटेंट ही होगा. अंडरस्टूड? अब डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो स्टूडेंट जब आप लोग ऐसे लिखोगे तो आप लोगों को बहुत हो सकता है कि आप लोग इसी तरह से गलतियां करो, मगर आप लोगों को फिर समझ में आएगा कि हाँ मुझे ये गलती नहीं करनी है. ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, सॉरी ये कंटेंट देखिए. इसने कैसे लिखा है. Government has been taking various steps to tackle the left-wing extremism in India, but before knowing होना चाहिए यहाँ पर, before knowing the reason we have to talk about. We have to talk, इसका मतलब we कौन है? मैं जो लिख रही हूँ और जो एग्जामिनर जो पढ़ रहा है. यानी एग्जामिनर भी बात करेगा, आप भी बात करोगे. वी का मतलब तो यही हुआ ना. ऐसे कभी भी नहीं लिखोगे ये. ऐसा लग रहा है डिनर टेबल में बैठे हुए हो आप लोग और चलो डिस्कस करते हैं, एग्जामिनर और मैं. नहीं, एग्जामिनर से आपका फॉर्मल रिलेशनशिप है, आप इस तरह से नहीं बात कर सकते हो. फिर से लिखा लेट्स, कभी नहीं बात कर सकते इस तरह से. फिर बिकॉज देखिए कैसे लिखा, BCZ, ऐसा लग रहा है ना व्हाट्सएप चैट कर रहा है एग्जामिनर से. ये इतने छोटे छोटे वर्ड को जितना श्रिंक करोगे ना, मार्क्स भी उतना ही श्रिंक होगा. ये हो गया. इसका देखो, इन द नेम ऑफ पावरमेंट वी गिव फ्री राइट्स टू वुमेन. क्वेश्चन है, इज देयर एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इन मॉडर्न सोसाइटी फॉर मेन?
इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ये मेरा ही क्वेश्चन है, आपको बुक में इसका आंसर मिलेगा। ओके, तो वी गिव फ्री राइट्स टू वुमेन, वी गिव, तो पता चल रहा है ये जो है ये मेल है, एकदम पता चल रहा है, तो आप अपना जेंडर यहाँ पे बता रहे हो। ओके, तो ये काम से आपको बचना है। अपना अपना प्रेजुडिसेस, बाइसेस, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन कुछ नहीं आपको बताना है। ओके, ये एक क्वेश्चन है, इंडियाज प्रिपेयर्डनेस, हाँ, टू हैंडल कैटास्ट्रोफिक इवेंट। इसमें बताइए जनरल कॉम्पोनेंट और स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट कौन सा है? मैम कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट जो है वो जनरल है, और प्रिपेयर्डनेस जो है स्पेसिफिक है। तो करेक्ट। हैंडलिंग द प्रिपेयर्डनेस। हैंडलिंग कैटास्ट्रोफी, तो ये सोल्यूशन बेस्ड है, इसका मतलब तो ये सोल्यूशन बेस्ड इसका आंसर होना चाहिए। सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, सोल्यूशन बेस्ड आंसर। ठीक है, अब राइटिंग देखो क्या लिखा है, बताओ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, देखिए। एक सेकंड, हाँ, ये हिंदी की राइटिंग दिखाना मैं भूल गई। देखिए क्या किया है, सब सारे लेटर्स का पूंछ है। देखिए गंभीर में आर लिख रहा है, सॉरी र लिख रहा है, मगर र का पूंछ निकालना जरूरी है। प्रभावित में त लिखा है तो लिख के छोड़ दो, नहीं मुझे तो पूंछ निकालना है। देखिए, मतलब परेशान, देखिए परेशान का न में का पूंछ, और ई का ये वाला पूंछ, ई का पूंछ नहीं है मगर जो भी है ना मात्रा, तो ई का मात्रा और न का पूंछ दोनों मिल गया, इमेजिन, मतलब ये हालत हो रही है। ठीक है, मतलब देखो, र का पूंछ ऐसा निकाला कि वो ज को टच कर दिया। प्लीज ये सब काम नहीं करोगे, है ना? इसका भी देखिए क्या है, मतलब पूरा क्या बोलूं मैं, एनीवेज कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये सोल्यूशन बेस्ड है, ओके, ठीक है। मुझे क्या इसमें बताना था, हाँ, वो यहाँ पर स्पेसिफिक कंपोनेंट में आया है। यू आर कमिंग टू द स्पेसिफिक कंपोनेंट, यानी वन पेज यू हैव वेस्टेड ऑन जनरल कंपोनेंट, यानी पूरा एक पेज उसने पूरा जनरल कंपोनेंट के बारे में बात किया है, यानी प्रॉब्लम के बारे में बात किया है, जबकि आपका स्पेसिफिक कंपोनेंट जो है वो सोल्यूशन है, इसको सोल्यूशन के बारे में बात करना था। तो क्या करता ये, इसको क्या करना चाहिए था आइडियली, प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन में ही बता दो, काम खत्म करो। इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम बता के फिर पूरा आप सोल्यूशन सोल्यूशन के बारे में बताते जाओ बताते जाओ, मगर अब सोल्यूशन के बारे में वो यहाँ पे आया है, तो मैंने लिखा वन पेज यू हैव वेस्टेड ऑन जनरल कंपोनेंट, देयर इज नो नीड टू चेंज द पैरा, चलो ठीक है। हम्म, इसका कंक्लूजन देखिए, डिसकनेक्टेड कंक्लूजन। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल में एल गायब है, forums like ये which is related to climate change, in which India is on way to reduce mining activity, reduce its dependency on natural energy, committed to achieving इतना renewable, moreover India, शायद ये शायद इसका कंक्लूजन होगा, एक लाइन का कंक्लूजन है, एक पैराग्राफ में कम से कम 2 सेंटेंसेस होना चाहिए, उसका एक लाइन का कंक्लूजन है। अगर मैं इसको भी कंक्लूजन मानती हूँ, माइलस्टोन टू अचीव इट्स गोल, व्हाट गोल, डिस्कनेक्टेड। गोल क्या है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है ये गोल लिखने में, ओके, और फिर कैटास्ट्रोफिक इवेंट को हैंडल करने के लिए अगर ये लिख रहा है तो ये भी डिस्कनेक्टेड है, अगर मैं इसको भी कंक्लूजन मान लूं तो ये भी डिस्कनेक्टेड है, अगर मैं इसको भी कंक्लूजन मानती हूँ ये भी डिस्कनेक्टेड है। मैंने लिखा क्यों चेंज किए हो भाई पैरा, इसको इधर पे लगा देते, क्या दिक्कत हो रही है, एक लाइन का कोई पैराग्राफ होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के मिस्टेक्स दिखाने का मकसद यही था, ये लोग जो गलती कर रहे हैं वो लोग आप लोग मत करना, अगर कर भी रहे हो तो उस गलती से सीखोगे, और आगे वाले जितने भी आंसर्स आप लिखोगे उसमें ये रिपीट मत करना, ठीक है? इंसान की फितरत होती है गलती करना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होती है, जब इंसान अपनी गलती से सीखता नहीं है, जब इंसान अपनी गलतियों को रिपीट करता है, ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है? अब हम लोग इस चीज पे आते हैं, ये लास्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे जब आप लिखोगे
तो आपका पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी, लाइन टू लाइन कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो कनेक्टिविटी के लिए आप लोग बहुत सारे शब्द यूज कर सकते हो। जैसे आप लोग को मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था, दिस मैं यूज करती थी, है ना। दिस यूज करके, मोर ओवर, फ्रिक्वेंटली, ऐसे यूज करके आप लोग है ना कनेक्ट कर सकते हो लाइन टू लाइन और टू कंसेक्यूटिव पैरास, फाइन। तो कनेक्टिविटी के लिए मैंने, अगर सपोज आप कोई ऐसा आइडिया बता रहे हो जो सेम हो, इन द सेंस कि मैं आप लोगों को एग्जांपल से ही बता सकती हूँ। जैसे आप देखो, 20 years ago, the impact of social media on social relation. 20 years ago, life didn't revolve around Facebook, but on actual human interaction. But recently, the latter is increasingly being replaced by mass-mediated interaction with the advent of social media. It has revolutionized the way people meet and stay connected with one another. मैंने in this light use किया, okay, right? तो ये in this light यानी this लगा के मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, अंडरस्टूड। तो ऐसे ही अगर सपोज आप सेम आइडिया ही आप दे, सपोज एक पैराग्राफ में आपने कोई बात की, उसी से कनेक्टेड आपने, सपोज एक पैराग्राफ में आपने कुछ पॉजिटिव बात किया, ओके, और नेक्स्ट पैराग्राफ में भी आप पॉजिटिव ही बात कर रहे हो, तो आप एडिशनली लिख सकते हो। जैसे हमें बताना है डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या सोल्यूशन है, तो एक पैराग्राफ में आपने एक सोल्यूशन के बारे में बताया, फिर दूसरे पैराग्राफ में आप एक और सोल्यूशन के बारे में बता रहे हो, तो आप एडिशनली लिख सकते हो, आप इन एडिशन लिख सकते हो, ओके। मोर ओवर, फर्दर मोर, अनदर पॉइंट टू बी मेड, बिसाइड्स लिख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिख सकते हो, इक्वली इंपॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम दिस लिख सकते हो, ओके। फिर सीक्वेंस करना है आपको, तो टू बिगिन विद, फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, नेक्स्ट, मीना, इससे कनेक्शन हो सकता है, रिजल्टेंटली, टाइम इज राइट फॉर, द ग्राउंड इज फर्टाइल फॉर, द गवर्नमेंट हैज टू वेक अप टू दिस रियलिटी, ओके। जैसे मैंने अनसस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में लिखा, मुझे बेसिकली सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में लिखना है, ओके। तो सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में ना लिख के मैं अनसस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में लिखी, और मैंने उसका पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट जो ह्यूमन हेल्थ पे पड़ रहा है, बाकी स्पीशीज पे पड़ रहा है, एनवायरमेंट पे पड़ा, वो मैंने बता दिया। फिर मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, गवर्नमेंट मस्ट वेक अप टू दिस ग्रिम फैक्ट, ग्रिम रियलिटी, एंड स्टार्ट इनिशिएटिंग द पॉलिसीज, सीरियस पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग, ओके। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। कंपेयर करना है तो सिमिलरली, लाइकवाइज, इन द सेम वे, और कॉन्ट्रास्ट करना है तो वेयर एज, इंस्टेड ऑफ, ऑल्टरनेटिवली, अदरवाइज, अनलाइक, ऑन कंट्रारी, contradictory words like but, contrary to popular belief, ironically, on the flip side भी लिख सकते हो, इसको मैं ऐड कर दूंगी, on the flip side। मगर on the flip side मैं नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि ना ये तीन on the flip side, क्योंकि ये 1 2 3 4 वर्ड्स ले लेता है, ओके, इसलिए मैं यूज नहीं करती हूँ। फिर एम्फसाइज करना, अबव ऑल, इन पर्टिकुलर, स्पेशली, सिग्निफिकेंटली, इंडीड, नोटेबली, अनडाउटेडली, इस तरह से यूज कर सकते हो। और कॉज एंड इफेक्ट बताना है तो ये सारे वर्ड्स आप लोग यूज कर सकते हो, ओके, ठीक है। अब गवर्नमेंट के लिए आप लोगों को कि गवर्नमेंट ने ये मेजर इनिशिएट किया, ये सब किया है, तो एम्प्लॉयड, अंडरटेक, डिवाइस यूज कर सकते हो। अब गवर्नमेंट की कोई स्कीम है जो अच्छी है, पॉजिटिव है, उसके लिए आप रिजोल्यूट, मेजर, रोबोस, रिग्रेस, स्ट्रिंजेंट, स्टर्न, स्ट्रिक्ट, ये सब प्लेजेंट एडजेक्टिव्स है। अप्रोप्रिएट, बेटर लेड आउट एंड टाइमलाइन, कोई पॉलिसीज है, आप लिखोगे बेटर लेड आउट एंड टाइमलाइन, गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट लगाया तो कॉन्सर्टेड एफर्ट्स, नहीं भी लगाया, आप सजेशन दे रहे हो कि गवर्नमेंट को कोई एफर्ट्स लगाना चाहिए, तो आप कॉन्सर्टेड एफर्ट्स बोल सकते हो। इट एड्स अ न्यू एरा, द पॉलिसीज आर इन सिनिक विद द मॉडर्न डे सिनेरियो, पॉलिसीज रेजोनेट विद ग्राउंड रियलिटीज, दीज पॉलिसीज आर इन कॉन्ग्रुएंस विद ग्राउंड रियलिटीज या ग्रासरूट रियलिटीज, प्रोएक्टिव। Unpleasant adjective, flawed, lofty, cosmetic, lip service, patchwork, half-hearted attempt। कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो प्रोड्यूसिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट, कमेंडेबल रिजल्ट, इट्स अ वेलकम स्टेप, इट्स अ राइट स्टेप, इट्स अ ग्रेट अटेम्प्ट इन अ लैंडमार्क जजमेंट, रीजंस फॉर सेलिब्रेशन। सोल्यूशन है प्लग द रूप होल्स, एड्रेस द प्रॉब्लम, mitigate the problem, uphold the values, witness upward swings in economy or international relation. Negative बताना, no reason to celebrate, subdued scale, dampen the values, witness downward swings, adverse, serious impact, eroding confidence. So आप यहाँ से कुछ कुछ ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे।
Problem में enormous challenges, encountering fraudulent practices, beset with malpractices, rampant with corrupt practices, fraught with lacuna, far from satisfactory, far from getting control, far-fetched one. So society is grappling with, battling with, the problem further gets compounded. This impedes the progress, raises serious doubt, poses danger, grave concern, aggravated. ये सब लिख सकते हो. Solution के लिए ये है. Okay. ये सारा टेरिबल सिचुएशन, वेक अप टू दिस रियलिटी, ये मैं बहुत यूज करती हूँ, आपको मिलेगा. दिस सॉरी स्टेट, सच अ टेरिबल सिनेरियो, सिचुएशन लुक्स ग्रिमर. ओके, अपॉलिंग, डिप्लोरेबल, डिस्ट्रेसिंग, इट कैन बी सेड विद डिसमे. अंडर सच सर्कमस्टांसेस, इन दिस लाइट जो मैंने यूज किया है, अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस कंटेक्स्ट. ओके, सब्सटैंशिएट करना है, ये आप लोगों को बहुत यूज करना पड़ेगा ये चीज, बहुत. क्योंकि आप लोग कुछ बोलोगे, अब उसको सपोर्ट करने के लिए आपको कोई लाइन लिखनी पड़ेगी, कोई डेटा देना पड़ेगा ना. इट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट above instances bear testament to the above instances testify to the. It can be well gauged from the fact that this argument clearly proves that it bears testimony to the fact. This reflect indicates stands proof to the fact. This finds resonance in the fact. ये डेटा जो है, अगर दिस क्या है, कोई डेटा आपने दिया है. ओके, several examples are there to validate the fact. These compelling examples are self-evident. It is well documented. It establishes the fact. There is evidence to indicate that. Okay, ये सब आपको बुक में मिल जाएगा. कुछ फास्ट हो रहा है, it gives impetus to expedite something, impel somebody. टाइम के लिए, since then, in the years to come, in the coming time, in due course of time, currently, recently, ये सारा लिख सकते हो. इकोनॉमी के लिए नेगेटिव इकोनॉमिक क्रम्बल, क्रिपल, स्लगिश, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ट्रिगर द ग्रोथ, कैटलाइज द ग्रोथ, एक्शन, फोस्टर, इम्बाइब, इंस्टिल, इनकलकेट, इन्फ्यूज, ये बहुत, ये सारे वर्ड्स मैं यूज करती हूँ. फोमेंट हॉस्टिलिटीज, फ्यूअल रिजेंटमेंट. ओके, ये सब बैड एट्रीब्यूट्स है. नीड, अर्जेंट नीड, प्रेसिंग नीड, नीड ऑफ द आवर, मगर नीड ऑफ द आवर में 1 2 3 4, प्रेसिंग नीड अच्छा है. This necessitates, the urgent need is felt, it is of utmost importance. The reason lies, this accounts for, by the dint of, due to this, the chief reason, the root causes. Okay, तो ये सारा आप लोग यूज कर सकते हैं. ओके, चैट जीपीटी की मदद बिल्कुल भी नहीं लोगे स्टूडेंट्स, आप लोग हैंडीकैप हो जाओगे. और ये जो हैंडीकैप जो होगे ना, आप लोग को कब फील होगा पता है? एग्जामिनेशन हॉल के अंदर. अभी तो आपको अच्छे अच्छे फीडबैक मिल जाएंगे अगर आपको चैट जीपीटी यूज करना अच्छे से आता है तो. ओके, मगर वो जितना भी आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा, वो सारा हॉलो रहेगा. हॉलो रहेगा, टेम्पररी रहेगा, आपके ग्रोथ में कोई मदद नहीं करेगा. तो कम से कम आप अपने आप से ऑनेस्ट रहना. ओके, मेरे ऐसे भी स्टूडेंट हैं, एक अच्छा सा बच्चा था, पता नहीं क्या हो गया उसको, मेरे ही मॉडल आंसर्स को कॉपी करके मुझसे ही इवैल्यूएट करवा रहा है. मतलब आप देखो मेरे पास कितना टाइम है, इतना टाइम है कि मैं अपने आंसर्स को इवैल्यूएट करूं. इमेजिन, मैंने फिर उसको फाइनली, मुझे 2 आंसर स्क्रिप्ट मिली, जब तीसरी भी मिली ना, तो एक तो ना अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे बोलेंगे तो ऑफेंड फील करेगा. मगर मैंने फिर फाइनली तीसरी बार बोला, देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अपने ही आंसर्स को मैं इवैल्यूएट करूं. ओके, तो आप लोग मॉडल आंसर्स कॉपी नहीं करोगे, अच्छा है, मगर चैट जीपीटी की मदद मत लेना. ओके, अब आप लोग कैसे मतलब कैसे आप लोग आंसर लिखोगे, वो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ. ठीक है.